नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री के टॉप VVI लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे बच्चों, जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और इन प्रश्नों की आने की संभावना भी बहुत ही ज्यादा है। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा, बहुत ही आसानी से आप सभी को ये प्रश्न याद हो जाएंगे, सिर्फ आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्नों को। पहला क्वेश्चन है बच्चों, भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताएं बताएं। यानी कि भारतीय संविधान की क्या क्या प्रमुख विशेषताएं हैं उसके बारे में आपको लिखना है और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर का आएगा। तो कम से कम आपको 1 से 1.5 पन्ना या 10 से 12 पॉइंट टू द पॉइंट आप लोग लिखिएगा तो फुल में से फुल 5 मार्क्स आपको मिलेगा। तो यहाँ पे मैं आपको 15 पॉइंट बताऊंगा बच्चों, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए और सुनिए, तुरंत ये 15 पॉइंट आपको याद हो जाएगा और आप लोग बोर्ड परीक्षा में आसानी से लिख लीजिएगा। तो देखिए बच्चों, भारत के संविधान को विश्व के संविधानों के बीच विशिष्ट और महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। संविधान विशेषज्ञों के अनुसार भारतीय संविधान की निम्नलिखित उल्लेखनीय विशेषता है। मतलब विश्व में जितने भी संविधान है उसमें एक महत्वपूर्ण स्थान है हमारे देश के संविधान, भारत का संविधान, और इसके निम्नलिखित विशेषताएं हैं। देखिए, पहला विशेषता है भारतीय संविधान लिखित और निर्मित संविधान है। यह सुविस्तृत एवं दीर्घ परिलेख है। मतलब हमारा संविधान एक लिखित संविधान है बच्चों, और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और इसे लिखने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था बच्चों। तो आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है और यह विश्व की सबसे बड़ा लिखित संविधान है और इसे लिखने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। जो मैं यहां बता रहा हूं उसे भी लिख सकते हैं, या तो जो मैं समझा रहा हूं उसे भी लिख सकते हैं, अपने से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जिसको आपको अच्छा लगे, जैसा आप लोग समझ सकते हैं वैसा लिखिएगा, रटना नहीं है आपको। उसके बाद देखिए, दूसरा पॉइंट है भारतीय संविधान ने भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य घोषित किया है। ठीक है, लोकतांत्रिक आप लोग है हमारा देश, धर्मनिरपेक्ष है, सभी धर्मों को बराबर देखा जाता है, समाजवादी और गणराज्य घोषित क्या है भारतीय संविधान ने। उसके बाद देखिए, तीसरा पॉइंट है भारतीय संविधान के द्वारा संसदीय शासन प्रणाली परिवर्तित किया गया है। उसके बाद देखिए, चौथा पॉइंट है भारतीय संविधान में नमनीयता यानी कि लचीलापन एवं अनियमितता दोनों की विशेषताएं का अद्भुत मिश्रण है। मतलब हमारा संविधान ना ही तो ज्यादा कड़ा है और ज्यादा नरम है। ठीक है, हमारा संविधान मीडियम में है और लचीला संविधान है। ठीक है, ना ही कठोर कानून है सऊदी अरब के जैसा, अगर चोरी किया तो हाथ काट देंगे। जो आपको लगता है जो सही सजा है, चोरी किए तो 2 माह 3 माह 6 माह आपको सजा हो सकता है, और ना ही नरम सजा है कि चोरी किया आप 10 लाख का 1000 घूस दे दो और छूट जाएगा, ऐसा भी नहीं है। मीडियम में हमारा संविधान है। ठीक है, उसके बाद देखिए, अगला पॉइंट है भारतीय संविधान लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित है। उसके बाद छठा पॉइंट देखिए, भारतीय संविधान में नागरिकों की एकता और देश की अखंडता को सुदृढ़ करने वाले अनेक तत्वों का समावेश है। हमारे देश नागरिकों के बीच कैसी एकता बना रहे और देश को अखंडता मतलब खंड ना हो, बटे ना, इसके लिए विशेष तत्वों का समावेश किया गया है। उसके बाद देखिए, 7वां पॉइंट है बच्चों, भारतीय संविधान ने भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब आप लोग भी जानते होंगे कि किसी विशेष धर्म को नहीं माना गया है, सभी धर्म संविधान के लिए बराबर है। उसके बाद देखिए, 8वां पॉइंट है भारतीय संविधान ने भारत को संघात्मक एवं एकात्मक राज्यों की विशेषताओं से युक्त है। मतलब जो हमारा संविधान है बच्चों, उन्होंने क्या क्या है उसमें लिखा गया कि भारत को संघात्मक और एकात्मक राज्यों से विशेष युक्त किया गया है। उसके बाद देखिए, 9वां पॉइंट है भारतीय संविधान नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों की स्पष्ट व्यवस्था करता है। देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा मौलिक अधिकार, ठीक है, और मौलिक कर्तव्य आप देखिए बाद में जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य आपका भाग 4 के कम है और आपका भाग 3 में आपका है मौलिक अधिकार। ठीक है, तो ये हमारे संविधान का ही देन है कि हमें मौलिक अधिकार दिया गया है, ये हमारे से कोई भी छीन नहीं सकता है। उसके बाद देखिए, 10वां पॉइंट है भारतीय संविधान ने नागरिकों को शासकीय प्रतिनिधित्व, सांसदों और विधानमंडल के सदस्यों के चुनाव के लिए वयस्क मताधिकार प्रदान किया है। अगर आपका 18 साल हो गया है बच्चों, वो आप वयस्क हो गए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, सांसदों यानी कि जो हमारा लोकसभा का चुनाव होता है वहां पे आप सांसदों को चुन सकते हैं और विधानमंडल के लिए आप विधानसभा के सदस्यों को चुन सकते हैं। ठीक है, ये अधिकार हमारे संविधान ने हम लोगों को दिया है।
उसके बाद देखिए 11वां पॉइंट है, भारत का संविधान लोक कल्याणकारी संविधान है, मतलब लोगों के बारे में सोचता है, लोगों का भला कैसे हो, कल्याण कैसे हो, उसके बारे में सोचने लिखा हुआ संविधान है। ठीक, सोचना तो दूर की बात है, सोचता ही नहीं, लिखा हुआ संविधान है। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों, अल्पसंख्यक जैसे आपका हो गया सिख, ईसाई हो गया, मुस्लिम भी अल्पसंख्यक में आता है। ठीक है, जिसका कम जनसंख्या है उसे क्या कहेंगे, अल्पसंख्यक। अल्प का मतलब होता है कब। ठीक है, कि रक्षा के लिए विशेष व्यवस्था किया गया है, विशेष व्यवस्था वहां पे प्रावधान किया गया है हमारे संविधान में कि इसकी रक्षा कैसे किया जाए। उसके बाद देखिए 13 नंबर का पॉइंट है आपका, 13वां पॉइंट, भारतीय संविधान में न्यायपालिका और संसदीय सर्वोच्चता का समन्वय देखने को मिलता है। न्यायपालिका आपका क्या हो गया, जैसे जज कोर्ट हो गया, और संसदीय सर्वोच्चता, संसदीय का मतलब हो गया जो आप लोग नेता होता है, तो इसमें क्या होता है, समन्वय देखने को मिलता है। उसके बाद 14वां पॉइंट देखिए, भारतीय संविधान में समिति शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए 15वां पॉइंट है, भारतीय संविधान में राज्य शक्ति और व्यक्तित्व स्वतंत्रताओं के बीच संतुलन स्थापित किया है। राज्य शक्ति और व्यक्तित्व स्वतंत्रताओं के बीच संतुलन स्थापित किया है। उसके बाद देखिए 16वां पॉइंट है, भारत का संविधान विश्व शांति का समर्थक है। ठीक है, ऐसा नहीं कि दंगा कर दो, देखा होगा आप लोगों ने अभी भी रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो वहां पे भारत का पक्ष कैसा है कि हम शांति के लिए क्या करते हैं, युद्ध के समर्थन नहीं करते हैं, हम बातचीत से मसला निकालने का समर्थन करते हैं। ठीक है, देखिए कोई साइड ले लिया कि यूक्रेन का साइड ले लिया, कोई रूस का साइड ले लिया। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने इंडिविजुअल मतलब ऑफिशियली किसी का साइड नहीं लिया, हम लोग तो रूस का साइड है ही है, लेकिन किसी का एक तरह से साइड नहीं लिया बच्चों। ऐसा क्या कि हम लोगों ने संतुलन वाली बातें कही कि हम लोग युद्ध का समर्थन नहीं करते हैं, बातचीत से मसला का हल निकलना चाहिए। उसके बाद देखिए 17 पॉइंट बताया हुआ है। 17वां पॉइंट है, भारतीय संविधान को भारत में विधि शासन व्यवस्थापित किया है। भारतीय संविधान है वो भारत में मतलब कानून वाली शासन को स्थापित किया है। देखिए बच्चों, तो ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन। आप इनमें से कोई भी छाट करके 10 से 12 पॉइंट है तो 15 पॉइंट आप लिख सकते हैं, 5 में 5 मार्क्स आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखिए कैबिनेट मिशन योजना से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पे 5 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैं यहाँ पे आपको 5 नंबर का क्वेश्चन की इतना बड़ा बता देता हूं, आप लोग अगर चाहें तो इसको 3 नंबर वाले में अगर पूछा जाता है तो आप लोग वहां पे छोटा करके इसे लिख सकते हैं। ठीक है, छोटा को बड़ा करके नहीं कर सकते और बड़ा को आप लोग छोटा करके वहां से आप लोग आसानी से लिख सकते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, 15 मार्च 1946 ईस्वी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड एटली ने भारतीय द्वारा संविधान के निर्माण को स्वीकार कर लिया। अगले दौर की वार्ता के लिए ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य कैबिनेट मिशन के अंतर्गत भेजा गया। ठीक है, देखिए कब स्वीकार किया, 15 अगस्त 1946 को क्या किया, ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने क्या किया, भारतीय द्वारा संविधान निर्माण को स्वीकार कर लिया कि भारत का एक अलग संविधान होगा और भारत को आजाद कर दिया जाएगा। उसमें 3 सदस्यीय एक कमेटी बनाया गया जिसे कैबिनेट मिशन कहा गया। ठीक है, इस कैबिनेट मिशन में 3 महीने तक भारत का दौरा किया तथा एक ढीले ढाले त्रिस्तरीय महासंघ सुझाव दिया कि आप इस तरह से संविधान बनाइए, ऐसा कीजिए, और ढीले ढाले था, उतना कोई अच्छा इन्होंने सुझाव नहीं दिया था। 3 महीने तक इन्होंने दौरा किया था। उसके बाद देखिए अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना है, इसकी क्या क्या विशेषताएं थी। ठीक है, या इन्होंने क्या क्या सुझाव दिया, सुझाव तो दिया, 3 महीने का यहाँ पे दौरा किया तो कुछ तो सुझाव दिया होगा और ये सुझाव देने के लिए स्पेशल यहाँ पे आया हुआ था, तो क्या क्या सुझाव दिया, क्या क्या इसकी विशेषताएं थी। ठीक है, उसके बारे में डिटेल में आपको लिखना है 5 नंबर में, और 3 नंबर में आप लोग काट काट के भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, एक कमजोर केंद्र के साथ एकीकृत भारत का प्रस्ताव दिया। इसमें केंद्र के पास सिर्फ 3 जिम्मेदारियां होती, पहला विदेश, दूसरा रक्षा और संचार, से शक्तियां राज्यों के पास रहने की व्यवस्था की है। इन्होंने कहा कि केंद्र सिर्फ 3 शक्तियां रखेगा, पहला विदेश जो विदेशों से वार्ता करेगा, दूसरा रक्षा जैसे आप लोगों ने देखा होगा रक्षा के क्षेत्र में आर्मी केंद्र के पास रहेगा, और तीसरा है संचार। तो देखिए बच्चों, ये 3 शक्तियों से कितना आपका केंद्र कमजोर हो जाता, बाकी बात सारे राज्यों को देने को कह रहे थे। उसके बाद देखिए दूसरा क्या प्रस्ताव इन्होंने रखा, संविधान सभा का चुनाव करते हुए मौजूदा प्रांतीय सभाओं को 3 हिस्सों में समूहबद्ध करना था। पहला था हिंदू बहुल प्रांतों का समूह, दूसरा था मुस्लिम बहुल प्रांतों का समूह, और तीसरा था पूर्वोत्तर के मुस्लिम बहुल प्रांतों का समूह। ठीक है, देखिए 3 हिस्सों में क्या क्या, पहला आपका था हिंदू, जहां पे हिंदू ज्यादा रहते हैं वहां से आपका बांट दिया, फिर दूसरा था मुस्लिम, जहां पे ज्यादा रहते हैं उसको बांट दिया, और तीसरा बांटा गया था पूर्वोत्तर के मुस्लिम बहुल प्रांतों को बांटा गया था। और यहां से आप क्या करते, संविधान सभा के लिए जो मेंबर का चुनाव हो रहा था वो इस प्रकार से नेतृत्व करते। उसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट है, प्रांतों ने इन खंडों या समूह
समूहों का मिलाकर के क्षेत्रीय इकाइयों का गठन किया जाना था। प्रांतों को अलग अलग कार्यपालिका और विधानसभा की योजनाएं बनाई गई। क्या क्या? अलग अलग कार्यपालिका और विधानसभाओं की। उसके बाद देखिए चौथा पॉइंट है माध्यमिक स्तर की कार्यकारी और विधायी शक्तियों उनमें से पास रहने वाली थी। चौथा पांचवा पॉइंट है योजना के एक संविधान सभा के निर्माण का भी प्रस्ताव रखा। इस संविधान सभा में राज्यों की जनसंख्या के अनुपात में सांप्रदायिक आधार पर प्रतिनिधियों को शामिल करने की योजना बनाई गई। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, कैबिनेट मिशन ने जो योजना बनाई उसमें एक प्रस्ताव रखा संविधान सभा के निर्माण का। ठीक है, तो इस संविधान सभा में राज्यों को एक जनसंख्या के, एक निश्चित जनसंख्या 10 लाख की जनसंख्या के अनुपात में बांट दिया और वहां से इन्होंने कहा कि उस 10 लाख की जनसंख्या में जिसका जनसंख्या ज्यादा होगा, जैसे हिंदू का जनसंख्या ज्यादा होगा तो वहां से हिंदू के लोग चुन करके आएंगे, मुस्लिम का होगा तो वहां से मुस्लिम का चुन करके आएंगे, वहां पे अगर ST SC का होगा तो ST SC मतलब आरक्षण वहां पे इन्होंने दे दिया। उसके बाद देखिए चौथा पॉइंट है, छठा पॉइंट है एक अंतरिम सरकार का गठन का भी प्रस्ताव रखा। मिशन ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक संविधान सभा अपना कार्य पूर्ण नहीं कर लेती तथा जब तक भारत में स्वतंत्र सरकार की स्थापना नहीं हो जाती, भारत से ब्रिटिश सेनाएं नहीं हटाई जाएगी। मतलब जब तक हमारा अपना संविधान नहीं बन जाता, जब तक एक हम लोगों ने जो चुनते हैं अभी सरकार, उस प्रकार से 1951 में पहली बार चुनाव हुआ था, तब तक भारतीय जनता जब तक चुन ना ले एक सरकार, तब तक यहां से ब्रिटिश सेनाएं नहीं हटेगी। उसके बाद देखिए अनेक मतभेदों के कारण मिशन के सुझावों को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया। जो सुझाव दिया था कैबिनेट मिशन ने, इसको अस्वीकार कर दिया गया। सभी का मानना अलग अलग था, इस वजह से इसको खारिज कर दिया गया और इसको नहीं माना गया। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन आपका 1857 की क्रांति के स्वरूप पर प्रकाश डालें। या तो यही क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति के कारणों का उल्लेख करें, क्या क्या कारण था 1857 के क्रांति होने का, उसके बारे में आपको लिखना है। या तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति का पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ठीक है, तो देखिए बच्चों अंग्रेज सरकार भारतीयों के युग पर बहुत जुल्म करते थे। पहला कारण यह था कि अंग्रेज सरकार जो थे वो भारतीयों पर शोषण करते थे, भारतीयों का, और इस पर बहुत ही ज्यादा जुल्म करते थे। दूसरा पॉइंट क्या था, अंग्रेज हमारे देश की महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते थे। यहाँ जो महिलाएं थे उसके साथ भी दुर्व्यवहार करते थे और बच्चों के साथ भी दुर्व्यवहार करते थे। उसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट है अंग्रेज सरकार छोटे छोटे राज्यों को हड़प लिया करते थे। ऐसे राजा जिनका संतान नहीं था उसको गोद लेने के अधिकारों से वंचित कर दिया जिससे राजाओं और जमींदारों में असंतोष फैल गया। आप लोगों ने सुना होगा हड़प नीति। तो हड़प नीति के तहत इसी प्रकार से कार्य होता था, जिसका बच्चा नहीं होता था प्यारे बच्चों, अगर जिसका तो वो उसे गोद लेने नहीं दिया जाता था, उसके राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेते थे। इससे क्या हुआ, वहां के राजाओं और जमींदारों में क्या हुआ, असंतोष फैल गया और क्रांति की एक मुख्य कारण ये भी था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है अंग्रेज सरकार ने सती प्रथा, विधवा विवाह इत्यादि पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, मतलब सती प्रथा का मतलब क्या होता है, आप लोग जानते थे कि पति मर जाता था तो साथ ही साथ उसे जला भी दिया जाता था, लेडीज को भी, पत्नी को भी जला दिया था उसी के चिता में। ठीक है, बगल के चिता में उसी में जला दिया जाता था। तो अंग्रेजों ने इसे तो अच्छा काम किया था इसको बैन करके, लेकिन क्या हुआ था, इससे सभी लोगों को लग रहा था कि ये हमारे संस्कृति को खा जा रहे हैं, खत्म कर दे रहे हैं हमारे संस्कृति को। तो ये भी एक बड़ा कारण था विद्रोह होने के कारण। उसके बाद देखिए तीसरा चौथा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका अंग्रेज सरकार ने धर्म परिवर्तन पर जोर दिया जिससे भारतीयों को बहुत बड़ा ठेस पहुंचा। अंग्रेज सरकार क्या करते थे, जो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम थे उसको क्या करते थे, ईसाई धर्म में परिवर्तित करा देते थे। ठीक है, तो इससे भारतीयों के मन में काफी असंतोष था और यह भी एक कारण था। उसके बाद देखिए सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था, सो देखिए अंग्रेज सरकार कारतूत के पॉलिश में गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल करते थे। देखिए गाय और सुअर ये हिंदू और मुस्लिम धर्म में इसको एक बहुत ही महत्वपूर्ण पशु माना जाता है और इसका मतलब एक तरह से भगवान का दर्जा है बच्चों। तो सोचिए उसके चर्बी का प्रयोग, उससे कोई कारतूत का उसका प्रयोग करता क्या, इस वजह से मुख्य कारण यही था बच्चों, सिपाहियों ने विद्रोह इसी कारण किया था कि हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, ये कारण आपका था। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट है अंग्रेज सरकार और सुअर की हड्डियों को का चूरा मिलाते थे। ये कारण ये भी था, क्या था, अंग्रेज सरकार सुअर की हड्डियों का चूरा मिलाते थे, चूरन। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला पॉइंट है भारतीय सैनिकों को कम वेतन दिया जाना तथा अंग्रेज सैनिकों को अधिक वेतन। देखिए समान काम होता था भारतीय और अंग्रेज सैनिकों को, जहां तक कि भारतीयों को ज्यादा खटाया जाता था, लेकिन क्या फिर भी अंग्रेजी सैनिक जो थे, जो अंग्रेज ब्रिटेन से आए थे, उसको ज्यादा वेतन दिया जाता था और भारतीयों को कम वेतन
दिया जाता था, एक कारण ये भी था बच्चों। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट है, अंग्रेज सैनिक अपने आप को सबसे अच्छा और भारतीय सैनिकों को बेकार और कमजोर मानते थे। हम लोगों को कमजोर मानते थे और अपने आप को अच्छा मानते थे, एक कारण ये भी था। उसके बाद देखिए अंग्रेज सरकार द्वारा किसानों से बहुत ही अधिक मात्रा में टैक्स लेता था, एक कारण ये भी था। तो ये जन आंदोलन कैसे बना, जो अगर सैनिक आंदोलन रहता बच्चों तो सैनिकों में सिमट जाता, ठीक है, सारा पूरे पूरे भारतीय इसमें शामिल हो गए थे, राजा किसान आपका सिपाही सारा शामिल हो गए थे, ठीक है। तो ये क्या क्या था, ज्यादा टैक्स ले रहे थे, इस वजह से किसान भी में भी असंतोष था और इन्होंने विद्रोह में कर डाला। उसके बाद देखिए अंग्रेज हमारे देश की संस्कृति को नष्ट कर रहे थे और पश्चात संस्कृति अपने पश्चिमी संस्कृति बच्चों, यहाँ पे पश्चिमी लिख लीजिए, ठीक है, पश्चिमी संस्कृति पर जोर दे रहे थे, ठीक है। तो ये कारण ये भी था बच्चों। तो ये क्या क्या कारण था, मुख्य पॉइंट मैंने आपको बता दिया प्यारे बच्चों, 3 क्वेश्चन बताया और ये तीनों क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये तीनों प्रश्नों को आप लोग रट लीजिए बच्चों। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसे आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।